11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज या व्यावसायिक सेवाएं, पार्ट नंबर 9 पर हम आएंगे। टॉपिक हमारा है समुद्री बीमा की विषय वस्तु। ये सब्जेक्ट मैटर होता है मैरीन इंश्योरेंस। इसमें पॉइंट हमने किए थे। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो है अगला प्रकार हमारा जहाज़ का बीमा, जिसको हम हल इंश्योरेंस कहते हैं। निर्यात अवधि या निर्यात यात्रा के लिए जहाज़ का हम बीमा करवाते हैं। समुद्री जहाज़ जिसमें कि हमारा सामान जा रहा होता है, उसको हल इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो ये जो बीमा होता है एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और नियत यात्रा के लिए किया जाता है कि एक विशेष देश से दूसरे देश में जाने के लिए ये इंश्योरेंस किया जाता है। थर्ड प्रकार का जो बीमा है उसे हम बोलते हैं भाड़े का बीमा या फिर फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट किराया, भाड़ा मतलब किराया होता है। यदि मार्ग में माल को क्षति हो जाती है, देखें एक व्यक्ति किराया कब देता है कि मैंने इस देश से लेके उस देश तक सामान भिजवाना है, तो यदि हम उस देश तक सामान भिजवा देंगे तो हमको किराया मिल जाएगा। यदि हमारा सामान ही, हमने सामान भेजा जहाज़ में, जहाज़ के द्वारा, और सामान हमारा नष्ट हो गया, तो यदि हमारा सामान नष्ट हो गया, सामान ही हम उन्होंने बर्बाद हो गया उसका, व्यापारी का, तो वो किराया भी क्यों देगा? क्योंकि सामान भी गया और साथ में जो है उस जगह भी सामान को नहीं पहुंचाया गया, तो किराया भी नहीं देगा। तो हमारा किराया जो है जहाज़ी कंपनी को नहीं मिल पाता। तो यदि मार्ग में माल नष्ट हो जाता है क्षति के कारण, तो हमें किराया नहीं मिल पाता। इससे जो जहाज़ी कंपनी होती है उसको हानि होती है। तो जो किराया होता है ये भी सामान्यतः दो प्रकार से होता है। चलो इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही समझें कि यदि हमको किराया नहीं मिलता और हानि होती है, तो इसके लिए भी हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। यदि किसी कारण से हमें किराया नहीं मिलता तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी उस क्षति को पूरा कर देती है। अगला टॉपिक है समुद्री बीमा संविधि की आवश्यकता। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। संविधा में इस कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करेंगे, समझौते की बात करेंगे। तो मैरीन इंश्योरेंस जो है, समुद्री बीमा जो है, उस पर भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लागू होता है, और बाकी शर्तें भी इसमें लागू होती हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें आएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग्य हित। हानि के समय बीमा योग्य हित यहाँ पर होना जरूरी है कि जिस समय हानि हो रही थी उस समय हमारा इंटरेस्ट उसमें था कि नहीं था। तो निम्नलिखित व्यक्तियों को समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित माना जाता है। पहला, जहाज़ के मालिक का अपने जहाज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द शिप ऑफ ऑनर। जो हमारा मालिक है जहाज़ का, उसका अपने जहाज़ में इंश्योरेंस इंटरेस्ट होता है। सेकंड है माल के मालिक का अपने माल में, ओनर ऑफ द गुड्स इंटरेस्ट इन द गुड्स, की जो मालिक है गुड्स का, उसका अपने माल में इंटरेस्ट होना आवश्यक है, तभी वो उसका इंश्योरेंस करा पाएगा। किराए पाने वाले का किराए में इंटरेस्ट होता है कि मुझे वो जो किराया मिला कि नहीं मिला, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया। सामान नहीं पहुंचा तो हमें किराया नहीं मिला, तो उससे हमारे को भी हानि होती है। जहाज़ चलाए इसीलिए जाता है, सामान हम लेकर ही इसीलिए जाते हैं कि हमें उससे किराया मिलेगा, उससे हम लाभ कमाएंगे। फोर्थ पॉइंट है जहाज़ के कप्तान का, कर्मचारियों का अपने वेतन में। जितने भी कर्मचारी जहाज़ में काम कर रहे हैं उन सबको सैलरी चाहिए, इसीलिए वो सारे काम करते हैं। ये उनको सैलरी मिल जाए, उनकी सैलरी में इंटरेस्ट उनका होगा। ये पॉइंट हमारा पुनः बीमा करने वालों का अपने माल में। पीपल हैविंग री इंश्योरेंस इन देयर गुड्स। जो पुनः बीमा कर रहे हैं उनका माल में भी इंटरेस्ट होता है कि भाई ये माल सुरक्षित रहे, क्योंकि मैंने भी इसका बीमा करवाया है। अगला है माल की जमानत पर रुपया उधार देने वाले का माल में। जिसने उधार दिया है, यदि हमने किसी से उधार लिया है पैसा, तो उसके बदले में हमने कोई सामान गिरवी रखा, जिसके पास सामान गिरवी रखा है वो चाहता है कि वो सामान उसके पास जो पड़ा हुआ है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जब हम पैसा लौटा देंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सामान को सुरक्षित लौटाना। ये पॉइंट है यात्रियों का अपने माल में। जो यात्रा कर रहे हैं या व्यक्ति जो सामान लेकर जा रहे हैं उनका ये भी होता है कि साथ में जो सामान है वो सुरक्षित रहे। और ट्रस्टी का ट्रस्ट के माल में। ट्रस्टी व्यक्ति वो होते हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्तियों के सुरक्षित रखने का अधिकार अपने पास ले लेते हैं। अगला है सेकंड पॉइंट इसमें, वह गर्भित आश्वासन या एम्प्लॉयड वारंटीज़। एम्प्लॉयड वारंटीज़ या गर्भित आश्वासन क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी एक शर्तें होती हैं जो बोली नहीं जाती पर मान ली जाती हैं कि ऐसा होगा। तो बीमा कराने वाला व्यक्ति बीमा कराने वाले व्यक्ति को किसी बात के होने या ना होने, करने या ना करने के बारे में जानकारी देता है। ये बातें समझौते में लिखी होनी आवश्यक नहीं होती। कुछ चीज़ें जो गर्भित आश्वासन या एम्प्लॉयड वारंटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं आवश्यक होता कि ये भी एग्रीमेंट में लिखी जाए, पर ये अंडरस्टूड होती हैं, उसमें होती ही है, बल्कि स्वयं सम्मिलित मान ली जाती हैं। तो बीमे कराना वाला व्यक्ति जो होता है, यदि इनका पालन ना करे तो बीमा करने वाला अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है।
वो शर्तें जो समुद्री बीमा में लागू मानी जाती हैं, चाहे उनका जिक्र हो या ना हो, उन्हें हम गर्भित आश्वासन या इम्प्लॉयड वारंटीज़ कहते हैं। कौन सी ऐसी हो सकती हैं? 2-3 पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ये पॉइंट है जहाज़ का समुद्री यात्रा के योग्य होना। तो इसका मतलब है कि जिस जहाज़ पर हम लोग जो जहाज़ हम लोग भेज रहे थे, जिसका इंश्योरेंस हमने किया था, वो समुद्री यात्रा के योग्य हो, सी वर्दीनेस ऑफ द शिप। जिसका समुद्री यात्रा के योग्य होने का मतलब है कि जहाज़ को समुद्री में यात्रा में भेजने से पहले उसकी रिपेयर जो थी वो हमने हर प्रकार से कर ली थी। यात्रा से संबंधित सारी ही सामग्री जो चीज़ उसमें चाहिए वो हमने डाल दी थी। जैसे फ्यूल, ईंधन हो गया, कोयला, कोल हो गया आदि हमने रख लिया था, जिससे कि जहाज़ चलता है। यदि जहाज़ यात्रा के योग्य नहीं था तो बीमा कंपनी हानि को पूरा नहीं करेगी। मतलब जब हम उसको भेज रहे हैं उससे पहले उसे सब प्रकार से चेक करके, रिपेयर करके, और हर उसमें जो आवश्यकता की चीज़ थी वो उसमें डाली जानी चाहिए। यदि हम बिना किसी चेक किए जहाज़ को भेज देते हैं या ख़राब जहाज़ को भेज देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को मालूम चलेगा, वो उसको पूरा नहीं करेगी। अगला है उपक्रम की वैधता, लीगैलिटी ऑफ द वेंचर। उपक्रम की वैधता का मतलब है जो यात्रा थी, जिस यात्रा पे जहाज़ गया था, वो वैध होनी चाहिए, मतलब गलत नहीं होनी चाहिए। गलत कार्य के लिए हम नहीं करें, स्मगलिंग इत्यादि के लिए हम नहीं करें, गलत वस्तुओं के लिए हम नहीं करें, चोरी से ले जाने वाली वस्तुओं के लिए नहीं करें। डाकू वगैरह जो होते हैं, जिस जहाज़ में जा रहे हैं डाका डालने के लिए, दूसरे जहाज़ों को लूटने के लिए, उनका जो उद्देश्य है वो सही नहीं होता है, इसलिए उनका भी बीमा नहीं करवाया जाता। तो माल का, चुंगी का अधिकारियों को धोखा देकर, जो हम सामान भेज रहे हैं, चुंगी अधिकारी जो होते हैं उनको धोखा देकर माल नहीं ले जाया जा रहा हो। सी पॉइंट है जहाज़ का मार्ग विचलित ना होना, नॉन डेविएशन। यहाँ पर भी बहुत आवश्यक है कि जिस मार्ग से बताया गया कि इस मार्ग से होकर ही जहाज़ जाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी का बीमा करेगी। यदि हम मार्ग को रास्ते में चेंज कर लेते हैं तो बीमा कंपनी फिर उस हानि को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि जो मार्ग हमने बताया है इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है ये मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पर कोई बीच में समुद्र में कोई चट्टान इत्यादि नहीं है जिससे कि जहाज़ को नुकसान पहुँच सके। जब ने हमने मार्ग बदल लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जहाज़ जो है उसका जो मार्ग बदलने पर हो सकता है उस नए मार्ग में कोई रुकावट हो, डाकू ज़्यादा वहाँ पर हो, खतरा ज़्यादा हो, समुद्र में चट्टानें हो जिससे जहाज़ को नुकसान पहुँच सके। तो जब इमरजेंसी है तब की बात अलग है, अन्यथा सामान्य दृष्टि से जहाज़ अपना मार्ग विचलित न करे। अगला है पूर्ण सद्भावना का समझौता, अटमोस्ट गुड फेथ। पूर्ण सद्भावना होनी चाहिए, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में इसको डिस्कस कर लिया। अगला हम जिस टॉपिक डिस्कस करें वो है समुद्री बीमा पत्रों के प्रकार या काइंड्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे हम लोगों ने पहले फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में पढ़ा था कि उसकी पॉलिसीज़ के प्रकार होते हैं, इंश्योरेंस करने के प्रकार है, वैसे समुद्री के भी प्रकार होते हैं। तो पहला यात्रा बीमा पत्र, जिसको हम वॉयेज पॉलिसी भी बोलते हैं, एक विदेशी यात्रा में होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होता है। जब एक विशेष यात्रा में, विशेष यात्रा के लिए हम लोग जो बीमा लेते हैं उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको वॉयेज पॉलिसी बोला जाता है। वस्तु या भाड़े का बीमा हम करवाते हैं, जहाज़ की यात्रा से उत्तरदायित्व प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर उस यात्रा में जो वस्तुएं जा रही होती हैं उसका बीमा यहाँ पर हो जाता है। किराया जो होता है उसका बीमा हम करवा सकते हैं। और जहाज़ की यात्रा से उत्तरदायित्व प्रारंभ होता है। जब हम यात्रा का बीमा करवाते हैं तो जब जहाज़ ने यात्रा प्रारंभ की, उस विशेष यात्रा के लिए प्रारंभ करते ही जैसे ही हम यात्रा शुरू करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। जैसे यात्रा का बीमा मतलब बॉम्बे से जापान के लिए या कलकत्ता से लंदन के यात्रा के लिए हमने बीमा करवाया। सेकंड प्रकार का जो इंश्योरेंस है वो है अवधि बीमा पत्र या टाइम पॉलिसी। सामान्यतः जो समुद्री बीमा होता है उसकी मैक्सिमम अवधि जो होती है वो 1 वर्ष की होती है, इससे अधिक नहीं होती। तो हल इंश्योरेंस या फिर चल संपत्तियों का बीमा, मतलब जहाज़ का या तो बीमा करवा देंगे समुद्री जहाज़ का, या चल संपत्ति मतलब सामान जो उसमें लादा गया उसका बीमा होगा। और ये भी एग्जांपल के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है। थर्ड है हमारा मिश्रित बीमा पत्र या फिर मिक्स्ड पॉलिसी, जिसमें कि ऊपर वाली यात्रा बीमा पत्र और अवधि बीमा पत्र दोनों के इकट्ठे गुण हों, जैसे वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों की इकट्ठी विशेषताएं इसमें हों। जैसे निश्चित बंदरगाह के मध्य निश्चित समय के लिए बीमा करवाया गया, एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे से लंदन के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बीमा करवाया गया। फोर्थ है निश्चित मूल्य का बीमा पत्र, वैल्यूड पॉलिसी। यहाँ पर क्या है, बीमित मतलब इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति और बीमा करता मतलब इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर के वस्तु का मूल्य जो है निश्चित करते हैं कि इतने मूल्य इस वस्तु का होगा। ये माल का वास्तविक बीमा मूल्य नहीं होता। जैसे जिस वस्तु के कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे भाई इस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि वस्तु की कीमत इतनी है, तो इसके लिए हम जो है वो
इतना मूल्य रखते हैं। तो यदि आंशिक हानि होती है तो आंशिक ही भुगतान उसका होगा, मतलब अगर थोड़ी सी नुकसान हुआ किसी चीज़ को तो उसका थोड़ी सी हानि की पूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करती है। अगला है अनिर्धारित मूल्य का बीमा पत्र या अनवैल्यूड पॉलिसी। हानि हो जाने पर माल का मूल्य निर्धारित होगा। पहले इसका मूल्य डिसाइड हम नहीं करते बल्कि हानि हो जाने पर करते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें साधारण खर्चे भी हम जोड़ सकते हैं, परंतु इसमें लाभ हमारे को बिल्कुल नहीं दिया जाता। हानि के समय वस्तु का मूल्य निकाला जाता है, तब उस निकाले गए मूल्य को हम बीमा योग्य मूल्य या फिर इंश्योरेंस वैल्यू कहते हैं। आजकल ऐसे बीमा पत्रों का चलन बहुत कम है। अगला 6 पॉइंट हमारा है विस्तृत बीमा पत्र या फ्लोटिंग पॉलिसी। विस्तृत बीमा पत्र या फ्लोटिंग पॉलिसी, जब कोई शिपिंग कंपनी जो है बहुत सारे जहाज़ उसके जाते हैं, जहाज़ों में बहुत बार सामान उसमें लादा जाता है, तो हर एक बार का वो अलग अलग बीमा नहीं करता। कई जहाजी लदान और शिपमेंट, लदान शिपमेंट का मतलब होता है शिप पर माल को रखना, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक खास रकम का बीमा हम करवा लेते हैं। जहाज़ का नाम, लदान के बारे में जानकारी वो बाद में हम देते रहते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिसी के लाभ क्या होते हैं? बार बार बीमा पत्र खरीदने की असुविधा हमारे को नहीं होती। नो टेंशन ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमने एक ही बारी में सभी बारी का बीमा करवा लिया। बी पॉइंट है प्रीमियम की दर भी यहाँ पर कम होती है। स्टैम्प ड्यूटी भी एक ही बार लगती है। रेट ऑफ प्रीमियम इज लेस एंड स्टैम्प ड्यूटी इज यूज्ड ओनली वंस। खुला बीमा पत्र इसे बोला जाता है। ओपन पॉलिसी या घोषित बीमा पत्र या डिक्लेरेशन पॉलिसी भी इसे बोला जाता है। सेकंड पॉइंट होता है जुए वाला बीमा पत्र या वेजर पॉलिसी। बीमा कराने वाले का बीमा वस्तु में कोई हित नहीं होता, ना भविष्य में होने वाला होता है। इसे पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट पीपीआई भी बोला जाता है। बीमा योग्य हित रहित पत्र या पॉलिसी ऑफ नो इंटरेस्ट। यदि बीमा कंपनी इसका भुगतान नहीं करती, ऐसी पॉलिसी का, तो कोर्ट में उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। वस्तु अधिकतर बीमा कंपनी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इस प्रकार का इंश्योरेंस कर लेती हैं कि चलो अगर इंश्योरेंस हो गया है तो पेमेंट कर देती हैं। अगर वो पेमेंट ना भी करें तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। परंतु अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो बीमा करती भी हैं और अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे कि हमने जिम्मेवारी ली थी हम निभा रहे हैं, तो अपने उत्तरदायित्व को निभाती हैं और हानि को पूरा करती हैं। इसलिए प्रतिष्ठा बीमा पत्र या ऑनर पॉलिसी भी इन पॉलिसीज़ को कहा जाता है। अगला है मुद्रा बीमा पत्र या करेंसी पॉलिसी। दूसरे देश के व्यापारियों के लिए जैसे भारत का बीमा कंपनी जो है, भारत की बीमा कंपनी इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया के व्यापारियों को बीमा पॉलिसी बेचती है। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के अनुपात में गड़बड़ को रोकना होता है। नाइन्थ पॉइंट है निर्माणी बीमा पत्र या कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी। जहाज निर्माण करने वाली जो कंपनियां होती हैं, जो शिप्स बनाती हैं, वो कंपनी इस प्रकार की पॉलिसी को लेती हैं। जहाज निर्माण से संबंधित जब निर्माण किया जाता है उसके बाद में जहाज़ को समुद्र में 2-3 बार जो है परीक्षा या टेस्ट के लिए भेजा जाता है, तो तब तक बीमा कंपनी जो है जोखिम सहन करती है कि टेस्ट तक अगर कोई हानि हो जाएगी तो बीमा कंपनी उस हानि को पूरा कर देगी। अगला है ब्लॉक पॉलिसी, जिसे समुद्र का, इसमें क्या होता है, समुद्र का जोखिम भी शामिल होता है। आग से लगने वाला जो नष्ट होती हैं वस्तुएं वो भी जोखिम शामिल होता है। चोरी से हानि हो जाए वो भी शामिल होता है। इत्यादि जो जोखिम होते हैं वो सभी को ये कवर किया जाता है। इन बीमा पत्रों को गोदाम से गोदाम तक या वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज जो है उसमें शामिल किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट हम लेंगे क्षतिपूर्ति की मात्रा या फिर कॉम्पनसेशन, हानि कितनी पूरी की जाएगी। तो अग्नि बीमा में वास्तविक हानि व बीमित रकम में से जो कम होता है, कि वास्तव में जो हानि हुई या कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया, इन दोनों में से जो कम होगा उसका बीमा जो है वो किया जाता है। सो लेसर अमाउंट अमंग द एक्चुअल लॉस एंड द इंश्योर्ड अमाउंट इज पेड। समुद्री बीमा या फिर मैरिन इंश्योरेंस की बात करें तो क्रय मूल्य या परचेज प्राइस, जिसने वस्तु हमने खरीदी थी उसमें 10 से 15% लाभ जोड़कर जो है बीमा किया जाता है। परचेज प्राइस प्लस 10 to 15% ऑफ द प्रॉफिट। और जीवन बीमा की हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती बल्कि निश्चित राशि दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु की क्षति हुई
को पूरा नहीं किया जा सकता। तो कॉम्पनसेशन कांट बी मेड बट सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट इज पेड है। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा बीमा योग्य हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अग्नि बीमा की स्थिति में एक तो बीमा कराते समय और हानि के समय दोनों समय हमारा बीमा योग्य हित होना चाहिए। बोथ वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ द इवेंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर। मैरीन इंश्योरेंस या समुद्री बीमा की बात करें तो बीमा योग्य हित हानि के समय ही होना पर्याप्त होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ द इवेंट। जब हम लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा की बात करते हैं तो बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी।